हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीओ मेंस की आप अपनी तैयारी कैसे करेंगे, कौन सा पोर्शन कहां से पढ़ना है, आंसर फॉर्मेटिंग कैसे करनी है और उसके साथ साथ आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आ सकते हैं, किस पोर्शन पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। आज जो है हम इस सब चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन उसके पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, सिलेबस क्या क्या है और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हिंदी वाले सिलेबस में दो चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें आपका जो पहली चीज़ है वो है सामान्य हिंदी, और इस सामान्य हिंदी में आपका अपठित गद्यांश, शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, और फिर उसके बाद वाक्यों का अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी। उसके साथ साथ अनेकार्थी शब्द भी आपको पढ़ने हैं, विलोम शब्द भी पढ़ने हैं, पर्यायवाची शब्द भी पढ़ने हैं, तद्भव तत्सम भी पढ़ने हैं, शब्द भंडार भी, वर्तनी, अर्थबोध, शब्दरूप। मतलब ये कि कुल मिला के हिंदी का जितना ग्रामर वाला पोर्शन होता है वो पूरा है। ठीक है, अभी दोस्तों हम इसमें बताते हैं कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है और कितना आपके लिए यूजफुल है। इसमें देखिए, संधि समास भी आपको पढ़ना है, क्रियाएं भी पढ़नी है, हिंदी वर्णमाला भी पढ़नी है, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, ठीक है, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, और उसके साथ साथ देखिए ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, ये भी पढ़ना है। ठीक है, हिंदी का सिलेबस बहुत बड़ा है। बस ये है, ध्यान देना है आपको कि आप एकदम सेलेक्टिव होकर के पढ़ें, बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे बर्डन ना डालें। अभी पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि आपको सोर्स कहाँ से मिलेगा, सोर्स का कौन सा यूज करना है, आपको क्या क्या कहाँ कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, एस्से में जो निबंध वाला सेक्शन है, इसमें आपको दो निबंध लिखने हैं। दो सेक्शन है, दोनों सेक्शंस में से एक एक निबंध आपको लिखने हैं, और 700 वर्ड लिमिट है। ये एकदम सेम जैसे यूपी पीसीएस का अपर का एग्जाम होता है, एकदम उसी तरह का है। तो इसमें देखिए, सबसे पहला जो सेक्शन ए है उसमें आपका साहित्य और संस्कृति से रिलेटेड एक एस्से आएगा, अगर आप चाहें तो उससे लिख सकते हैं। उसके साथ साथ राष्ट्रीय विकास योजनाएं और क्रियान्वयन से आएगा। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, समसामयिक समस्याएं और उसका निदान। ठीक है, ये तो बात हो गई सेक्शन ए की। फिर सेक्शन बी में आपका विज्ञान और पर्यावरण से आएगा, मतलब साइंस और इन्वायरमेंट से। दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट और उसके जो निवारण है वो उससे रिलेटेड आएगा। खास करके इस बार के एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ये वाला पोर्शन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी, एक तरह से समझ लीजिए आपको नेशनल कैलेमिटी घोषित किया गया है। ठीक है, तो हो सकता है कि सीधा सीधा कोविड से ही पूछ ले, कोविड-19 के बारे में ही। तो अभी हम उस पर बाद में बात करते हैं, पहले एक बार हम फटाफट सिलेबस देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। अब देखिए, इसमें जो जनरल स्टडीज़ है, इसमें देखिए दो चीज़ें लिखी हैं, एक है इंडियन हिस्ट्री और दूसरा नेशनल मूवमेंट। ठीक है दोस्तों, जो नेशनल मूवमेंट है उसको 1885 से अगर मानते हैं आप, 1885 से लेकर 1947 तक, तो ये तो एक बात हो गई कि नेशनल मूवमेंट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर ये पूछेगा क्वेश्चन, तो हो सकता है कि ये इसके पीछे भी जा करके क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, मान लीजिए कोई सोशल जो आपका जितने भी सामाजिक सुधार हुए थे, ब्रह्म समाज के बारे में पूछ ले, आर्य समाज के बारे में पूछ ले, तो हो सकता है कि वहाँ से तक भी पूछ ले। तो अभी हम बात करते हैं, अभी बताते हैं कि इसको आपको कहाँ से कवर करना है, कहाँ से पढ़ना है। उसके बाद देखिए इंडियन कल्चर। ठीक है, सीधा सीधा लिखा है इंडियन कल्चर। अब इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक सोच सकते हैं और कहाँ तक तैयार कर सकते हैं। मेरे समझ से जो इंडियन कल्चर है उसमें सिर्फ तीन चीज़ें आती हैं। एक है, होता है पेंटिंग्स है। पेंटिंग हमारा जो है एंशियंट, जो सबसे ज़्यादा एंशियंट आपका है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही शुरू हो जाता है, वहाँ से आपको पेंटिंग्स पढ़नी है। फिर उसके बाद आर्किटेक्चर पढ़ना है आपको। ठीक है, मतलब जिसमें आपका मंदिर निर्माण, जो नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, और साउथ में और नॉर्थ में डिफरेंस क्या है, ये सब पूछ सकता है। फिर उसके बाद जो तीसरा है वो है स्कल्पचरल, मतलब कि मूर्तियों का जो विकास हुआ है, मूर्ति बनाने का जो विकास हुआ है, उसका विकास कैसे हुआ है और उसमें उसके क्या क्या फीचर्स हैं, ये सब सारी चीज़ें पूछ सकती हैं। तो इंडियन कल्चर में मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा। इंडियन कल्चर से ही रिलेट करके यूपी स्पेशल जो है कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो अगर यूपी स्पेशल करके पूछेगा इंडियन कल्चर के बारे में, तब भी आपको इसी तीन पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। आपको डांस, क्लासिकल डांस, ये सब सारी चीज़ें आपको उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे क्वेश्चन बन ही नहीं पाता।
कि अब आपसे ये थोड़ी ना पूछेगा कि आप बताइए कथक के क्या क्या फीचर्स हैं, उसमें पोस्चर्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इंडियन ज्योग्राफी है, ये एक राहत की बात है कि केवल ज्योग्राफी नहीं लिखा है, इंडियन ज्योग्राफी लिखा है। मतलब ये कि आपको जो वर्ल्ड जियोग्राफी वाला सेक्शन है वो नहीं पढ़ना है, केवल आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। फिर उसके साथ साथ देखिए इंडियन पॉलिटी लिखा है। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर वाले सेक्शन से आएगा, ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट पोर्सन है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखिए करंट इवेंट्स, मतलब करंट अफेयर मेंस में आएगा और आपको आंसर भी लिखना होगा, ठीक है। जितने भी वर्ड लिमिट में पूछे उतने वर्ड लिमिट में आपको लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर्स, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पूरा देखिए जीएस का पूरा सिलेबस जैसे जिस तरह से यूपी अपर में पूछता है उसी तरह का पूरा लगभग सिलेबस यहाँ पे मेंशन हुआ है, ओके। फिर उसके बाद डेवलपमेंट इन एजुकेशन, खास करके ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ठीक है। तो ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से वो क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए ये है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल में एजुकेशन सेक्शन पढ़ना है, ट्रेडिशंस पढ़ने हैं यूपी के। देखिए हम बात कर रहे थे यूपी के कल्चर की, यूपी का जो कल्चर वाला सेक्शन है वो भी सिलेबस में है। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर और ट्रेड अपने सिलेबस में है, ठीक है। तो अभी हम सिलेबस देख रहे हैं, उसके बाद अब देखते हैं जो इसका एग्जाम पैटर्न है जीएस का। देखिए जो हिंदी का एग्जाम पैटर्न है, जैसे ये सब सारी चीज़ें हैं तो ये सब आपके एक एक नंबर के पूछेंगे। जैसे मान लीजिए पर्यायवाची शब्द है, तो ये कोई शब्द आपको एक शब्द या दो शब्द दे दिया और कहा कि इसके पर्यायवाची 4 लिख दीजिए, 4 पर्यायवाची या 5 पर्यायवाची लिख दीजिए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। और हाँ, ये एक बात तो ये क्लियर है, अनुभव है कि अगर ये सब सारी चीज़ें आपकी तैयार हैं तो आपको एकदम मैथमेटिक्स की तरह नंबर मिलता है, ओके। जैसे मान लीजिए शब्द रूप है या वर्तनी है, वर्तनी में मान लीजिए 2 शब्द या 5 शब्द दिया हुआ है और पांचों शब्द में ये पूछ लिया कि इसमें से इसका शुद्ध लिखिए, ठीक है। वो अशुद्ध दिया है, आपसे पूछ रहा है कि इसका शुद्ध लिख दीजिए, तो आपने शुद्ध लिख दिया। आपको 1 नंबर या 0.5 नंबर जिस तरह से ये डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए इतना बड़ा सिलेबस है और 100 नंबर में ही आपका सब आना है, तो उसी हिसाब से इसको डिवाइड करेंगे। तो इसमें आप जो है तैयार अगर रहेंगे तो इसमें आपको पूरा एकदम मैथमेटिक्स की तरह नंबर मिल जाएगा, ओके। अब उसके बाद देखिए जो जीएस का एग्जाम पैटर्न है उसमें आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे जो आपके थोड़े से लॉन्ग होंगे, जिसको आप लॉन्ग कह सकते हैं, जिसकी वर्ड लिमिट होगी 125 वर्ड की, और इसमें 10-10 नंबर के एक एक क्वेश्चन होंगे, ठीक है। फिर अगला जो 10 क्वेश्चन होगा वो शार्ट टाइप का वो भी होगा, ठीक है, लेकिन इसकी वर्ड लिमिट होगी 50 वर्ड की, ओके। तो इसमें अब आप सोचिए कि जैसे ये आपके 10 नंबर वाले हैं, ठीक है। 10 नंबर वाले में आप एक पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं, ओके, पैराग्राफ एक लिख सकते हैं, क्योंकि जो अपर का एग्जाम होता है उसमें भी 8 नंबर के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो 8 नंबर वाले क्वेश्चन में लगभग वो 2 पेज आपको देते हैं और 2 पेज में आपको ये कोशिश करनी है कि आपको 1.5 पेज लिखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। जितना वर्ड लिमिट देखिए 125 वर्ड लिमिट होती है, ठीक है। लिमिट का मतलब ये नहीं होता है कि आपको विदिन 125 लिखना है। विदिन का मतलब ये होता है कि आप 125 तक लिखिए, 10% आप इधर उधर मार्जिन ले लीजिए। कोई क्वेश्चन आपका ज़्यादा समय ले रहा है तो आप उसका 135-140 वर्ड तक लिख दीजिए। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आपको बना के लिखना पड़ रहा है, तो आप उसको 90 से 100 वर्ड्स के बीच में लिख दीजिए। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि बहुत सारे लोग डराते रहते हैं लोगों को कि आपको वर्ड लिमिट पे एकदम स्टिक रहना है, जितना वर्ड लिमिट कह रहा है उतना ही लिखिए, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं है, ये सब चीज़ बकवास है, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ें जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है, क्वेश्चन का जो डिमांड है, डिमांड के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिखेंगे, ठीक है। अगला जो आपका सेक्शन है जीएस में वो है 20 क्वेश्चंस का, और ये इसका वर्ड लिमिट है 25 वर्ड, और एक एक क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का है, मतलब कि टोटल 40 नंबर का है, ठीक है। अब इस सेक्शन में आप क्या करेंगे, मान लीजिए कोई डेफिनीशन पूछ लिया, ओके। जैसे मान लीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में सीधा सीधा आपसे ये पूछ लिया कि बताइए कि एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है, ठीक है। एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में पूछ लिया, तो एंटीबॉडी टेस्ट अगर आप पढ़े हैं, क्योंकि इस समय कोविड-19 पूरा न्यूज़ में है और इसी से रिलेटेड एंटीबॉडी टेस्ट है, तो आप इसका सीधा सीधा डेफिनीशन लिख दीजिए कि एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है और उसके बाद इससे हम क्या ज्ञात करते हैं और इससे हमको क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो देखिए 25 वर्ड लिखा है, तो इसको आप 20 वर्ड में भी लिख सकते हैं। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन का जो डेफिनीशन है वो आपको मतलब एग्जैक्ट डेफिनीशन ही याद आ रहा है या बहुत कम याद आ रहा है, तो आप 15 से 20 वर्ड तक लिख दीजिए। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि 2 नंबर का है,
अगर कोई 25 वर्ड ही लिख दिया पूरी तरह से तो उसको 2 नंबर मिल जाएगा। ऑब्वियसली इसमें 2 नंबर सबको नहीं मिलेंगे। हाँ, ये है कि आप अगर अच्छे से लिख दिए हैं तो आपको 1.5 मिल जाएगा, या फिर आप अगर थोड़ा सा खराब लिख दिए हैं तो आपको 0.75 से लेकर के 1 नंबर तक मिल जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा घाटा आपको नहीं होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई एग्जाम पैटर्न की, सिलेबस की। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कि आपको कहाँ से क्या पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हिंदी आपको कहाँ से तैयार करना है और हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, कितना पढ़ना है, ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हिंदी के ऐसे आप मार्केट में जाएंगे तो आपको तमाम सोर्स मिल जाएंगे, यूट्यूब वाले भी आपको तमाम सोर्स बताएंगे, लेकिन जो मेरा रिकमेंडेशन है, एक सिंपल सी बुक आती है आदित्य पब्लिकेशन की, वाइट कलर की आती है ये बुक आदित्य पब्लिकेशन की। ये सिंपली आप बुक ले लीजिए और इसमें आपके काम की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा जो उसमें आपका जैसे सरकारी पत्र है, ठीक है, सरकारी पत्र हो गया, अर्ध सरकारी पत्र हो गया, ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। आपको क्या करना है, ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़नी है हिंदी वाली, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप विलोम शब्द तैयार कर रहे हैं तो इधर एक साइड में आप शब्द लिखते चले जाइए, एक बार में पूरा शब्द लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको बंद करके, मतलब कि जो आपका सोर्स है उसको बंद करके आप शब्द को देख करके उसके आगे विलोम लिखते जाइए। ठीक है, और बिलीव करिए कि अगर आप इसको एक बार कर लिए, अगर आप इसको एक बार कर लिए तो आपका जो चांस ऑफ एरर है वो लगभग 0% हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस नहीं होंगे, आपको लिखना है, तो ये लिखने की प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई आपका जो ग्रामर वाला पोर्शन है, मतलब वर्तनी हो गई, पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, और ऐसे ही आपको तद्भव तत्सम में भी करना है। एक तरफ आप इसमें इधर साइड में तद्भव लिख लीजिए, फिर उसके बाद अपने बुक को बंद कर दीजिए। एक बार पढ़ने के बाद ही बंद करना है, ये नहीं कि बस केवल बंद करके अंदाज मार के लिख रहे हैं। तो आप अपने बुक को बंद कर दीजिए और उसके सामने आप ये शब्द देख करके उसका लिखने का प्रयास कीजिए। और हाँ, जबरदस्ती मत लिखिए, जहाँ पे आपको लगता है कि इसमें कोई दिक्कत है उसको तुरंत आप बुक खोल करके देख लीजिए। क्योंकि देखिए, जब आपके दिमाग में सही चीज़ें फिट होंगी तो हमेशा जब याद आएगा तो सही चीज़ें ही याद आएंगी। अगर एक बार दिमाग में कोई गलत चीज़ फिट हो गई तो आपके दिमाग में बार बार वो फिर गलत चीज़ ही आएगी। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। हालांकि इसका नोट्स भी मेरा प्रॉपर नोट्स है, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ऑलरेडी उस पर पड़े हुए हैं। कुछ चीज़ें नहीं डाला हुआ है हमने, क्योंकि अभी तक उस पर हमने यूपी पीसीएस का जो मेंस है, मेंस के रिगार्डिंग ही हम उसमें डाल रहे थे, तो इसलिए अभी उसमें कुछ पोर्शंस नहीं है, क्योंकि यूपी पीसीएस के जो अपर का एग्ज़ाम होता है उसमें कुछ पोर्शंस नहीं है। ठीक है, अब बात आ गई सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र की, मतलब जो पत्र हैं उसमें क्या करना है आपको। पत्र का आपका सिंपल सा एक फंडा है कि आप पत्र पढ़िए। ठीक है, उसका फॉर्मेट देख लीजिए क्या है। ठीक है, और एकदम जो आपका फॉर्मेट है जहाँ से आप पढ़ रहे हैं उसी को देख देख करके आप कॉपी में लिखिए उसको। ठीक है, 2-3 बार उसको लिख लीजिए, एक एक पत्र को 2-3 बार आप लिख लीजिए, तो आपके दिमाग में उसका पूरा इमेज बन जाएगा कि अच्छा, सरकारी पत्र आया है तो उसको इस तरह से लिखना है, अर्ध सरकारी पत्र आया है तो उसमें अर्ध सरकारी पत्रांक यहाँ लिखना है, फिर उसके बाद सेवा में यहाँ लिखना है, फिर यहाँ से हमको शुरू करना है, किसमें सब्जेक्ट होता है, किसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आप जब एक एक बार 2-2 बार आप लिख लेंगे इसको, तो आपके दिमाग में ये सब सारी चीज़ें छप जाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद जो आपका इशू है वो है एक अपठित गद्यांश का और उसका संक्षेपण लिखने का। ठीक है, अब देखिए, संक्षेपण का मतलब क्या होता है कि आप कोई चीज़ पढ़ लिए, कोई सेंटेंस, मतलब पूरा आप पैसेज पढ़ लिए, तो आपने उससे समझा क्या, आपके समझ में क्या आया, उसको जब आप लिख देंगे तो उसको बोलते हैं संक्षेपण। ठीक है, और इसका कोई, देखिए, लोग डराते हैं, लोगों को पता नहीं क्यों कोचिंग वाले डराते हैं कि आपको एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल अप्लाई करना है और आपको संक्षेपण इसी तरह से लिखना है। ये सब बकवास की बातें होती हैं। संक्षेपण का मतलब ये होता है कि आप पूरे पैसेज को पढ़ लीजिए और उसको अपने लैंग्वेज में लिख दीजिए, और इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए पूरा संक्षेपण 10 नंबर का है तो कोई भी 10 नंबर नहीं पाएगा, ये गारंटी है, और कोई भी 4 नंबर से कम भी नहीं पाएगा, इस बात की भी गारंटी है। ठीक है, तो बस आपको अगर फाइट में रहना है, आपको क्वालिफाई करना है, तो आपको कोशिश करना है कि इस 4 नंबर को हम कैसे मैक्सिमाइज कर लें। ठीक है, तो बेहतर ये होता है कि जिसमें जैसे इसमें पैसेज में जो उदाहरण वगैरह दिया है उसको काट दीजिए, हटा दीजिए आप। उसमें अगर कोई समानता बताया हुआ है
तो उसको हटा दीजिए आप, ठीक है। कोई उसमें कामा या इस तरह की चीज़ें लिख करके उस सेंटेंस को बढ़ाने की कोशिश किया है तो उसको हटा दीजिए, उसके बाद लिख दीजिए। आपको 5 से 6 नंबर, 6 से 7 नंबर तक आपको बहुत आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई हिंदी की। अभी हम जीएस की अगर हम बात करें तो हिंदी में एक बार और हम देख लेते हैं कि हिंदी में क्या है। देखिए इसमें दोस्तों जो ये एस्से वाला पोर्शन है, आपको एस्से राइटिंग कैसे करनी है, एस्से की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं हमारे पास कि इसमें एस्से के लिए हम क्या करें, कैसे कहाँ से पढ़ें और एस्से को लिखें कैसे। तो एस्से वाला जो पोर्शन है इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब उसमें देखिए एक ये जो अनुवाद वाला है ये तो अब आपके ही ऊपर है। अगर आपको कितना कितना हिंदी आती है, कितना इंग्लिश आती है, कितना आपकी वोकेबलरी अच्छी है, कितना आपका ग्रामर अच्छा है, तो उस हिसाब से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। ये तो पूरी तरह से आपके ऊपर है, आप इसको कैसे करेंगे, ठीक है। अब आगे अगर हम देखें तो इसमें जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं दोस्तों, बोलियों में 3-4 बोलियां हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जो बार बार पूछता है। और हम लोग भी कई बार मेंस का एग्ज़ाम दिए हैं तो हमको पता है कि 2-3 बोलियां हैं जो इसको रिपीट करके वो बार बार पूछता है और उसी में से एक पूछेगा, ठीक है। तो इसका भी नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, नीचे लिंक है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे उत्तर प्रदेश की बोलियों वाला जो समस्या है ये आपका समाधान वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो आपको जो जीएस वाला पोर्शन है उसमें आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो इसमें लास्ट पोर्शन है वो है यूपी स्पेशल का, ठीक है। दोस्तों मेरे चैनल पे यूपी स्पेशल का पूरा लेक्चर है, यूपी स्पेशल का पूरा लेक्चर है और वो मेंस ओरिएंटेड है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और वहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है, ये फुल प्रूव्ड है। क्योंकि अभी जब से वो लेक्चर मैं अपलोड किया हूँ उसके बाद से एग्ज़ाम हुआ है, यूपी पीसीएस अपर का एग्ज़ाम हुआ है और वहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं लोगों के, ठीक है। क्वेश्चंस वहाँ से आए हैं तो आप वहाँ से देख लीजिए, 7-8 लेक्चर में है ये, आधे आधे घंटे 20-20 मिनट का लेक्चर है, आपका एक ही दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मुझे जहाँ तक लगता है कि ये पूरी तरह से करंट बेस्ड होगा, ये करंट में जो चीज़ें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चल रही हैं वही पूछेगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कोरोना से रिलेटेड जो बायोलॉजी है वहाँ से आपका पूछा जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, फेशियल रिकग्निशन, ये सब सारी चीज़ें वहाँ से पूछी जा सकती हैं। इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी पूरी तैयारी जो करंट अफेयर्स की हमारी क्लास चली है, 1 साल का करंट अफेयर्स में पढ़ाया हुआ हूँ, वो चैनल पे पड़ा हुआ है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और बिलीव करिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं आएगा। हालांकि उसमें अभी देखिए जून और जुलाई तक का करंट अफेयर मैं उसमें अपडेट किया हूँ, जुलाई 2019 से लेकर के जुलाई 2020 तक का, ठीक है। अभी कुछ दिन के बाद, एक हफ्ते बाद मैं इसमें अगस्त 2020 से लेकर के आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, तो यहाँ पे मैं नवंबर तक का करंट कवर कर दूंगा। तो आपका करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में जो चीज़ें हैं, देखिए करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद आपका क्या क्या तैयार होगा ये एक बार देख लीजिए। सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी केवल करंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इकोनॉमिक्स केवल करंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पॉलिटी में आप ये मान के चलिए कि 50% से ज़्यादा क्वेश्चन आपके करंट बेस्ड ही आएंगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें करंट अफेयर्स की क्लास में अलग अलग सेक्शन वाइज मैं उसमें वीडियो अपलोड किया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब उसके बाद अब देखिए, अगर यहाँ पे अगर आप ये सोचें कि सोर्स की अगर हम बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप कोई भी चीज़ मत पढ़िएगा, कुछ मत पढ़िए, केवल करंट अफेयर्स पे फोकस करिए, वहीं से क्वेश्चन आएगा। इकोनॉमिक्स में अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमको इकोनॉमिक्स का बेसिक्स थोड़ा बहुत पता हो, तो आप 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, विश्वास कीजिए आपका उससे जो है काम हो जाएगा, बिना मतलब आप अपने दिमाग पे बर्डन मत डालिए। उसके बाद अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो तो हमारे वीडियो से आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो ट्रेडिशनल पोर्शन है उसके लिए आप लक्ष्मीकांत की बुक ले लीजिए, ठीक है। और उसमें सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ लीजिए, इतना केवल गेस कर लीजिए कि इसमें से क्या चीज़ है जो मेंस में पूछा जा सकता है, मतलब कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं कि उसमें आपको इस तरह से आंसर लिखने के लिए वो पूछ सकता है। हालांकि अगर आपको इसमें समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम कुछ टॉपिक्स इसमें बता देंगे आपको कि आपको क्या क्या चीज़ें इंडियन पॉलिटी का लक्ष्मीकांत से पढ़ना है, ठीक है। ये बात हो गई पॉलिटी की।
उसके बाद अगर हम इंडियन जियोग्राफी की बात करें, ठीक है, तो जियोग्राफी में आप सिंपली माजिद हुसैन की बुक आती है, माजिद हुसैन की इंडियन ज्योग्राफी ले लीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, माजिद हुसैन का काम, माजिद हुसैन का जो बुक है उससे काम आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी की बात हो गई। और ज्योग्राफी में भी थोड़ा सा मैपिंग वैपिंग भी देख लीजिएगा, इंडिया की मैपिंग। और देखिए क्या है कि इंडियन ज्योग्राफी तैयार करने का सबसे जो बढ़िया तरीका है वो ये है कि आप जो भी चीज़ें तैयार कीजिए उसको मैप पे तैयार कीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 125 वर्ड वाले क्वेश्चन में कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ रहा है और आप उस क्वेश्चन का आंसर मैप बना करके, इंडिया का मैप बना करके दे रहे हैं, तो उसमें आपको और लोगों के अलावा, और लोगों के अपेक्षा आपको बहुत अच्छा मार्क मिलेगा, बेटर मार्क मिलेगा। ठीक है, तो उसमें आप जो है मैपिंग के थ्रू ही तैयार कीजिएगा, माजिद हुसैन की बुक ले लीजिए, वहाँ से काम आपका बन जाएगा। ठीक है, इसमें भी हम जो है बाद में टेलीग्राम चैनल पे या इसी कमेंट बॉक्स में ही हम आपको बता देंगे कि इंडियन जियोग्राफी में आपका कौन कौन सा टॉपिक है जहाँ से मेंस का क्वेश्चन बनता है, और वहाँ से आप मतलब उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। उसके बाद अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में ऑब्वियसली देखिए उसमें दिया हुआ है कि आपको जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वहाँ से पढ़ना है, तो आप दो काम कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही आसानी से पढ़ना चाहते हैं, कम समय में पढ़ना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी से भी आपका काम बन जाएगा। और अगर थोड़ा सा टाइम आपके पास है, आप थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, तो आप जो है स्पेक्ट्रम की बुक ले लीजिए। कि देखिए स्पेक्ट्रम मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि स्पेक्ट्रम में हर चैप्टर को पढ़ाने के बाद, हर चैप्टर को पढ़ाने के बाद उसमें एक समरी दिया हुआ है। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो आपका प्रिपरेशन होगा, एक बार पूरा चैप्टर आप पढ़ के इस समरी का पूरा नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो पूरा जो आपका पूरा स्पेक्ट्रम आपका लगभग 20 से 25 पेज में आ जाएगा। और इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले, 2 दिन पहले आप इसको बहुत ही आसानी से इसको रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री के लिए आप या तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और या तो स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें आपको फ़ायदा ये है कि हर चैप्टर पढ़ने के बाद आपको जो ये समरी मिलता है, समरी का आप नोट्स बना लेंगे, तो ये आपका आंसर राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, उसके बाद अब अगर हिस्ट्री हो गया हमारा। कल्चर की बात अगर हम करें, तो देखिए कल्चर में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग बताते हैं कि आप नितिन सिंघानिया पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए लेकिन नितिन सिंघानिया क्या है कि आपका यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए अच्छा है। हाँ, लेकिन ये है कि आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि आप कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया के अलावा और भी कुछ पढ़ें, क्योंकि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ढंग से ये किताब लिखी गई है। ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है, हमने आपको बताया कि आर्ट एंड कल्चर में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो 3 सेक्शन है, पेंटिंग, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर, मतलब कि जो पेंटिंग वाला सेक्शन है, जो आपका आर्किटेक्चर है, मतलब जहाँ पे मंदिर का निर्माण की बात की जाती है, मंदिर के विकास की बात की जाती है, और उसके बाद आपका स्कल्पचर मतलब मूर्तियों का जो विकास हुआ है, उसमें मूर्तियों की विकास की शैली और उसके फीचर्स, ये सब सारी चीज़ें आप उसमें देख लीजिएगा। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या सारी चीज़ें पढ़नी है। देखिए एक इसमें ये चीज़ लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस। इसमें देखिए अभी सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ में है वो है WHO। ठीक है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, यूनेस्को देख लीजिएगा, ठीक है, UNEP देख लीजिएगा, और नेशनल जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये अपर का भी जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसमें आया है। ठीक है, तो हो सकता है कि इसको रिपीट कर दें। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदे का होने वाला है। ठीक है, देखिए जो 125 वर्ड वाले हैं ना, ये यूपी का जो अपर का एग्ज़ाम होता है उसमें भी इस तरह के जीएस के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पिछले 2 साल से 2018, ठीक है, और 19, इन दोनों में जो वहाँ पे जीएस का पैटर्न है उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 125 वर्ड लिमिट वाले। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों ईयर्स का जीएस का पेपर उठाना है। ठीक है, 2018 का और 2019 का, इसके जितने क्वेश्चंस हैं, जितने भी 2018 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं, ईमानदारी से इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा करने वाला है। ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट रिपीटेड मिलेंगे, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जो आधा जीएस है ना दोस्तों, आधा जीएस तो आपका ऐसे ही तैयार हो जाएगा
जो 2018 और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो 2019 में पूछा गया है, वो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिएगा। जीएस की आपकी आधी तैयारी यहाँ से हो जाएगी। आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि आपको जियोग्राफी कहाँ से तैयार करनी है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको हिस्ट्री का कौन सा पोर्शन तैयार करना है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उसके साथ साथ आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जो इकोनॉमिक्स है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और उसके साथ साथ जो आईआर वाला सेक्शन है, इन सब सारे सेक्शंस में कहाँ का पोर्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप तब समझ पाएंगे कि यहाँ सब तीनों सेक्शन से आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है वो है करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, आप इस तरह से बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद अगर इसके अलावा और भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मतलब बहुत ईजिली आपको हमेशा रिप्लाई मिलेगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो आपको वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूंगा, आपकी परेशानी वहाँ से दूर हो जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एस्से वाला पोर्शन जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला एस्से है, डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा लेक्चर सीरीज हमारे चैनल पे है, आप वहाँ से उसको देख के तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इंडियन पॉलिटी में जो क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, वो ज़्यादातर क्वेश्चन गवर्नेंस से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो गवर्नेंस का पूरा वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, और मैं आपको बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि ये सारे वीडियोज आप देख के जाइएगा, गवर्नेंस तैयार करके जाइएगा, और इसके गवर्नेंस के तैयार होने से आपका पॉलिटी का आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूँ फटाफट कि चैनल पे क्या क्या मिल जाएगा आपको। पूरा पॉलिटी का जो गवर्नेंस वाला सेक्शन है ये आपको मिल जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला सेक्शन मिल जाएगा, यूपी स्पेशल वाला सेक्शन मिल जाएगा, ये तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स का पूरा मिल जाएगा, और ये जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, ये फैक्ट नहीं है, पॉइंट वाइज नहीं है, ये पूरा डिटेल है, मेंस पर्सपेक्टिव से है। यूपी स्पेशल भी पूरा मेंस ओरिएंटेड है, इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी कि किसी भी इशू का क्या रोल है, क्या उसमें कमियां हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये स्ट्रेटजी है, और इसी तरह से आप अपना बीओ का मेंस का एग्ज़ाम तैयार कीजिए। और कोई भी और भी अगर क्वेरी है तो आप उसको ज़रूर हमसे पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे। उसके साथ साथ दोस्तों निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने जो भी आपके फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनमें शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, अगर कोई और भी इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप हमको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।